हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू शाखा। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 जो कि है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जन्म। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अलग अलग लाइफ प्रोसेस शो करते हैं जिसके द्वारा वो खुद को जीवित रख रहे हैं, जैसे कि डाइजेशन पाचन क्रिया, श्वासन जो सांस लेते हैं और उस सांस के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन। उसके अलावा सर्कुलेशन, चीज़ों का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर। एक्सक्रीशन जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसका रिमूवल। तो अलग अलग लाइफ प्रोसेस जो है एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा शो किया जाता है। इसी लाइफ प्रोसेस में एक इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है, वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जो जीव जंतु होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो अपनी ही तरह और नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं, तो इसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। बाकी जो लाइफ प्रोसेस हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सब इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि एक व्यक्ति का जो लाइफ है वो सही तरीके से चलता रहे। जैसे कि सपोज करिए अगर किसी के अंदर डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, उसके पाचन क्रिया में कोई दिक्कत आ गई, तो इससे क्या होगा? इससे सिर्फ उस व्यक्ति पे प्रभाव पड़ने वाला है, इससे बाकी जो लोग हैं, बाकी जो समाज है, उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन जो है इसका प्रभाव पूरे समाज पे पड़ता है। रिप्रोडक्शन इस बात को सुनिश्चित करता है कि जो प्रजातियां हैं वो सदैव ही, वो हमेशा ही इस क्षेत्र में, इस जगह पर बनी रहेंगी। तो रिप्रोडक्शन इस बात को इंश्योर करता है कि जो स्पीशीज है वो हमेशा कंटिन्यू रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। बेशक एक ऑर्गेनिज्म जो है वो जन्म ले रहा है, बढ़ता है और फिर जो है मर जा रहा है, लेकिन उसके मरने के बाद ऐसा नहीं है कि वो पूरा जो जीव है, पूरा जो ऑर्गेनिज्म है वो खत्म हो जाएगा, बल्कि वो अपने ही तरह और नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है जो उसके बाद जीवन को आगे बढ़ाएगा। तो रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसका अनिवार्यता, इसकी ज़रूरत क्यों है? तो इसकी ज़रूरत इसलिए है ताकि जो प्रजातियां होती हैं वो हमेशा ही इस एनवायरनमेंट में, वातावरण में बनी रहें, वो कभी ख़त्म ना हो। तो स्पीशीज की कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन अनिवार्य है। अब बात की जाए होता क्या है रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो अपनी ही तरह और नए जीव जंतुओं को प्रोड्यूस करता है, ताकि उसके बाद वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ पर जीवन को आगे बढ़ाने का कार्य कर सके। तो किसी भी व्यक्ति में जन्म से लेकर जो मृत्यु तक का समय होता है, टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ एंड डेथ, इस टाइम पीरियड को कहते हैं लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन होता है मेनली क्या? लाइफ स्पैन की बात करें, जीवन अवधि इसको हिंदी में कहते हैं। तो लाइफ स्पैन क्या होता है? टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ एंड डेथ। और इस लाइफ स्पैन में कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अलग अलग फेजेस शो करता है। जैसे शुरुआत क्या हुआ? तो शुरुआत उसके बर्थ के साथ होगा, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो जन्म लेगा, फिर वो जो है युवा अवस्था में जाएगा। युवा अवस्था को कहते हैं जुवेनाइल फेज, या फिर इसी को प्लांट की बात करें तो प्लांट में इसी को कहते हैं वेजिटेटिव फेज। उसके बाद जो है रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाता है। रिप्रोडक्टिव फेज क्या है? रिप्रोडक्टिव फेज वो फेज है जब उसके अंदर रिप्रोडक्शन की काबिलियत आ जाएगी। इसके बाद जो है सेनेसेंस, सेनेसेंस का मतलब हो गया बुढ़ापा, तो उसका जो सेनेसेंस, और फाइनली डेथ। तो जन्म से मृत्यु तक का जो पूरा समय है इसी को कहते हैं लाइफ स्पैन या फिर टाइम पीरियड। और इस लाइफ स्पैन में जो है ऑर्गेनिज्म अलग अलग फेजेस शो करता है, जिन फेजेस के नाम ये हैं, जैसे कि बर्थ, उसका जुवेनाइल फेज, युवा अवस्था जब वो कुछ नया भी सीख रहा है, चलना बोलना ये सब। उसके बाद जो रिप्रोडक्टिव फेज जब वो रिप्रोडक्शन के लायक हो जाएगा, और उसके बाद सेनेसेंस या फिर मृत्यु। ठीक है, तो इस तरीके से जो है एक ऑर्गेनिज्म अपने पूरे लाइफ का जो चक्र है वो जीता है। अब देखिए अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन को लेकर, तो रिप्रोडक्शन में क्या देंगे, दो तरीके का होता है। एक होता है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये दो तरीके का होता है। एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर एसेक्सुअल की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जिसमें सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म से ही नए जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं। तो जब एक ऑर्गेनिज्म नए नए जीव जंतु बना रहे हैं तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिफरेंट सेक्सेस। तो जब अलग अलग जो है मेनली जो जेंडर्स होते हैं वो नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ एक ही सेक्स के द्वारा, एक ही ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो है
जीव जंतुओं का उत्पन्न किया जा रहा है तो इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, दो डिफरेंट सेक्सेस जो है ये इन्वॉल्व है और इनके द्वारा दोनों मिलकर जब एक नई ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल में क्या है, इसमें जो है सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। वहीं अगर सेक्सुअल की बात करें तो इसमें जो है डबल पेरेंट्स इन्वॉल्व है। उसके अलावा एसेक्सुअल में जो है गैमेट्स का निर्माण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मेनली नहीं होता है, ठीक है। तो एसेक्सुअल की बात करें तो एसेक्सुअल में जो है गैमेट्स का निर्माण जो है ये नहीं होता है। गैमेट्स क्या होते हैं, तो गैमेट्स होते हैं स्पेशल सेक्स सेल्स जिनकी मदद से रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कि मेनली बात करें प्लांट, तो प्लांट में जो पॉलन ग्रेन बनाता है, जो चाइना होता है ना उसमें वो येलो येलो जो ऊपर की तरफ दाने दाने की तरफ होता है वो पॉलन होता है। तो पॉलन ग्रेन्स, ये पॉलन ग्रेन्स जो है और ओवम, ये दो अलग अलग जो है गैमेट्स हैं जो प्लांट्स में पाए जाते हैं और इनकी मदद से जो है रिप्रोडक्शन होता है। तो एसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स की बात करें जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनमें गैमेट ज़्यादातर नहीं बनते हैं। हाँ, कुछ ऑर्गेनिज्म है जो स्पोर्स वगैरह का निर्माण करते हैं, जैसे फंगस हो गया, एल्गी हो गया, तो ये सब जो है स्पोर्स वगैरह का जो है निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पे गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है गैमेट्स आर इन्वॉल्व। यहाँ पे जो दोनों ऑर्गेनिज्म हैं वो अलग अलग गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं और उन गैमेट्स के मिलने से जो है न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर जो है गैमेट्स आर इन्वॉल्व। तो ये दो बेसिक अंतर हैं सेक्सुअल और एसेक्सुअल में। किस आधार पे, एक तो पेरेंट के आधार पे कि एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, वहीं अगर बात करते हैं सेक्सुअल तो इसमें जो है ड्यूअल पेरेंट्स इन्वॉल्व है। वहीं यहाँ पर जो है गैमेट का निर्माण हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है गैमेट्स का निर्माण होगा, बिना गैमेट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नहीं हो सकता है। तो दो तरह के रिप्रोडक्शन। अब हम इसी को आगे देखते हैं, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कितने तरह के, उसके क्या क्या टाइप्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। अब हमारे हेडिंग टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप्स की बात करें, सबसे पहला जो हम टाइप देखने जा रहे हैं वो है बाइनरी फिजन। देखिए अगर बात करें फिजन, फिजन क्या होता है, तो फिजन का मतलब होता है सेल डिवीजन। एक तरीके से मतलब एक जो सेल है वो सेल क्या करेगा, वो सेल जो है दो भागों में बढ़ जाता है। तो फिजन होता है सेल डिवीजन, जहाँ पे मान लीजिए पूरा एक सेल है और ये सेल जो डिवाइड करके दो अलग अलग सेल बन गया, तो इसी को बोलते हैं फिजन। हाँ, अब एक सेल अगर दो भागों में टूट जाता है तो इसको बाइनरी फिजन बोलेंगे, और अगर एक सेल बहुत सारे सेल्स में टूट जाता है तब इसको मल्टीपल फिजन कहते हैं। तो फिजन होता है नॉर्मली सेल डिवीजन, जहाँ पे एक सेल दो भागों में, दो ऑर्गेनिज्म में टूट जा रहा है या बढ़ जा रहा है, डिवाइड कर जा रहा है, तो इसको सेल डिवीजन कहते हैं। और अगर दो भाग बनेगा, एक सेल डिवाइड करके दो नए सेल्स बना ले रहा है तो बाइनरी फिजन, और एक सेल से अगर बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं तो इसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन। तो नॉर्मली अगर बात करें बाइनरी फिजन में किस में देखने को मिलेगा, तो बाइनरी फिजन के एग्जांपल्स हो जाते हैं अमीबा। अमीबा जो है एक प्रोटिस्टा है और ये जो है मेनली एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है। तो अमीबा, पैरामीशियम, या फिर जो है लिशमानिया, तो इन सभी जीवों में जो है हमें बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। होता क्या है, जैसे अमीबा है तो अमीबा का कोई शेप नहीं होता है, ये जो है इर्रेगुलर होता है, विदाउट एनी शेप, सिंगल सेल है, एक ही सेल है, ठीक है। ये जो सिंगल सेल ये पहले क्या करेगा, ये पहले जो है अपने न्यूक्लियस को डिवाइड कर लेता है। धीरे धीरे न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस था, एक न्यूक्लियस बटने लगा, ये दो बना, और इस तरीके से जब न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगा तो ये धीरे धीरे क्या करेगा, सेल को डिवाइड करने लगेगा, और फाइनली सेल जो है दो बन जाएंगे, एक ये सेल, एक ये सेल। जो नए सेल्स बनते हैं इनको बोलते हैं डॉटर सेल। तो यहाँ पर क्या हुआ, अमीबा की बात करें तो अमीबा में जो है ये इरेगुलर शेप होता है, यहाँ पहले न्यूक्लियस डिवाइड किया, न्यूक्लियस डिवाइड करके जो है फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन, और साइटोप्लाज्म फाइनली दो भागों में बट गया, और इस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म जो है दो भागों में बट गया, तो इसी को बोलते हैं मेनली जो है बाइनरी फिजन। अच्छा यहाँ पे एक चीज देखिए, जैसे मान लो इससे तो नए दो ऑर्गेनिज्म बन गए, अगर आप बोले कि इसका पेरेंट कहाँ गया, अब इनमें पेरेंट कौन है,
तो हमें कैसे पता चलेगा कि पेरेंट कौन है, क्योंकि एक सेल था, यही सेल तो डिवाइड करेगा, तो कहीं ना कहीं इसका एग्जिस्टेंस खत्म, अब ये खत्म हो चुका है और इसके बदले दो नए सेल्स बन चुके हैं। लेकिन क्या हमें इसका डेड बॉडी मिला? तो नहीं, इसका कोई डेड बॉडी नहीं मिला, क्योंकि एक सेल था वही तो डिवाइड कर गया है। तो जो पेरेंट होता है वो गायब हो गया और उसके बदले दो नए सेल्स जो है यहाँ पे निर्माण हो गए। तो इसलिए ज्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या बोलते हैं कि इसमें जो है अमरत्व है, मतलब इमॉर्टल हो जाता है ऑर्गेनिज्म। इमॉर्टल हो तो मरेगा ही नहीं। कैसे मर रहा है? क्योंकि देखो यहाँ पे ये एक ऑर्गेनिज्म है, जाहिर सी बात है यही तो डिवाइड करके दो को बन गया, यहाँ पे हमको डेड बॉडी मिला नहीं, तो जब डेड बॉडी नहीं मिला तो हम कैसे बोल सकते हैं कि मर रहा है? तो ये एक तरीके से इमॉर्टल हो गया, अमर हो गया। तो ये चीज है। उसके अलावा हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे जैसा पेरेंट होता है वैसे ही हमको जो है ऑर्गेनिजम्स मिलने वाले हैं, जो ऑफस्प्रिंग होते हैं बच्चे, वो हूबहू इसी की तरह दिखने वाले हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं आता है। तो एक तरीके से जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इसमें निर्माण हो जाता है क्लोन्स का। क्लोन्स क्या होते हैं? तो क्लोन्स वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मॉर्फोलॉजिकली का मतलब हो गया जो बाहर से एक जैसा दिख रहे हैं, ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। तो क्लोन्स क्या होते हैं? तो क्लोन्स वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, मतलब एक जैसे, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म लेकिन बाहर से दिखने में एक जैसे, और साथ ही साथ इनका जो जीन्स का कॉम्बिनेशन है, जीन्स का कॉम्बिनेशन भी जो है एक जैसा है। तो इस तरह के जीव जंतु को बोलते हैं क्लोन्स। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या देखेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन्स का निर्माण होता हुआ जो है दिखाई देगा, ठीक है। तो ये हो गया बाइनरी फिजन। अब देखते हैं मेनली जो है मल्टीपल फिजन क्या होता है। फिजन का ही दो टाइप होता है, एक तो हो गया बाइनरी फिजन और दूसरा होता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होता है? मल्टीपल फिजन पहले दिखाया किसके द्वारा? तो मल्टीपल फिजन ज्यादातर शो किया जाता है जैसे प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो होता है ना, इसी के चलते मलेरिया कॉज होता है, यही मलेरिया करवाता है, ठीक है। जो एनाफिलस मॉस्किटो होती है, एनाफिलस मॉस्किटो में यही पाया जाता है, तो इसी के चलते मलेरिया होता है, ये प्लाज्मोडियम के चलते। उसके अलावा जो है अमीबा। अमीबा में क्या होता है? जब अनफेवरेबल कंडीशन होगा, अनफेवरेबल कंडीशन मतलब जब उसके लायक अगर वातावरण नहीं है, तो उसके लायक अगर वातावरण नहीं है तो उस केस में अमीबा क्या करता है? अमीबा क्या करेगा कि अपने चारों तरफ जो है, ये अमीबा है, तो अमीबा क्या करेगा? अपने चारों तरफ जो है एक 3 लेयर का एक वॉल बना लेगा, दीवार बना लेगा, एक 3 लेयर का जो है दीवार बना लेता है। और ये जो दीवार है, इस दीवार को कहते हैं सिस्ट, इस दीवार को कहते हैं सिस्ट। अब इसी सिस्ट के अंदर वो रहेगा। सिस्ट के बनने का जो प्रक्रिया होता है इसको बोलते हैं एंसिस्टेशन। सिस्ट का जो निर्माण हो रहा है, द प्रोसेस बाय व्हिच सिस्ट फॉर्म्ड, इसको बोलते हैं एंसिस्टेशन। तो ये जो है मेनली सिस्ट जो है बना लेता है अपने चारों तरफ, और जब सिस्ट बन गया तो ये क्या कर रहा है? तो जब लगेगा कि अब फेवरेबल कंडीशन आ गया, पहले तो अनफेवरेबल कंडीशन में सिस्ट बना लिया, और जब लगेगा कि फेवरेबल कंडीशन आ चुका है तो फेवरेबल कंडीशन आने पे ये क्या करता है? सिस्ट के अंदर ही, ये सिस्ट है इसका, सिस्ट के अंदर ही ये डिवीजन स्टार्ट कर देता है। लेकिन पहले क्या करेगा? न्यूक्लियस का डिवीजन करता है, यानी कि न्यूक्लियस और सेल, जैसे यहाँ पे क्या था, न्यूक्लियस बटा और न्यूक्लियस के बाद ही सेल बन गया। यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पे क्या करेगा कि पहले न्यूक्लियस बना लिया, तो एक न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, 2 बन जाएगा, 2 न्यूक्लियस, फिर 2 से 4 न्यूक्लियस, 4 से 8 न्यूक्लियस, और इस तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियस पहले निर्माण कर लेता है। जब लगेगा एक सफिशिएंट हो गया न्यूक्लियस, तो उसके बाद ये क्या करेगा? उसके बाद से जो है वो सेल्स का निर्माण कर लेगा। तो बहुत सारे छोटे छोटे जो है सेल्स सिस्ट के अंदर ही बन जाएंगे, बहुत सारे छोटे छोटे अमीबा सेल्स जो हैं वो सिस्ट के अंदर, ये सब कहाँ बन गया? सिस्ट के अंदर ही बन गया, ठीक है। और फिर जब ज्यादा हो जाएगा तो फिर सिस्ट को तोड़ेगा और सिस्ट को तोड़कर जो बाहर निकल जाएगा। ये जो छोटे छोटे सेल्स बने हैं अमीबा के, इनको कहा जाता है स्यूडोपोडियोस्पोर्स। और ये स्यूडोपोडियोस्पोर्स जब सिस्ट को तोड़कर बाहर आते हैं तो बाहर आने की प्रक्रिया को कहते हैं स्पोर्युलेशन। तो ये चीज, और सिस्ट के बनने के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं एंसिस्टेशन। तो इस तरीके से अमीबा जो है जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो सिस्ट का निर्माण करते हैं। चारों तरफ एक दीवार बना लिया जिसको सिस्ट कहते हैं, और उस दीवार के अंदर पहले वो क्या कर रहा है कि जब फेवरेबल कंडीशन आ जाएगा, फेवरेबल कंडीशन मतलब क्या होगा? उसके लायक, जिसमें वो सर्वाइव कर सकता है। तो जब फेवरेबल कंडीशन आ जाता है तो पहले तो बहुत सारे न्यूक्लियस डिवाइड कर लेता है, और बहुत सारे न्यूक्लियस जब डिवाइड हो गए तो उसके बाद सेल जो है बनने लगता है।
और इस तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स जो है सिस्ट के अंदर बन जाते हैं और इन छोटे छोटे सेल्स को बोलते हैं स्यूडोपोडियोस्पोर्स। जब सिस्ट टूटेगा तो ये स्यूडोपोडियोस्पोर्स जो है बाहर निकल जाएंगे और इस तरीके से इस प्रक्रिया को हम कहते हैं स्पोरुलेशन। तो अमीबा में जो है ये देखने को मिलता है, मल्टीपल फिजन भी है, बाइनरी फिजन भी। मोस्टली ये बाइनरी फिजन शो करता है, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में ये मल्टीपल फिजन भी शो करता है। तो एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, दूसरा हमारे पास टाइप है वो है बडिंग। बडिंग की बात करें तो बडिंग में क्या हो जाता है, तो बडिंग जो है एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें पैरेंट के ऊपर जो ना एक सेल का गांठ, एक गोला बन जाता है और ये जो गांठ होता है ये धीरे धीरे जो है बढ़ते चला जाएगा और यही नए ऑर्गेनिज्म के रूप में जो है डेवलप कर जाता है। तो दूसरा टाइप है वो है बडिंग। बडिंग में क्या हो रहा है, जो ऑर्गेनिज्म है जैसे ये है हाइड्रा। हाइड्रा जो होता है एक एक्वाटिक एनिमल है, ठीक है। तो ये हाइड्रा है, ये उसके टेंटिकल्स हैं ऊपर। तो हाइड्रा क्या करता है कि अपने ऊपर जो एक सेल का गोला बना लेगा। ये जो सेल का गोला होता है इसको बोलते हैं बड, ठीक है। तो इसके ऊपर जो एक सेल का गोला बन जाएगा, प्रोट्रूडिंग जो उसके शरीर से बाहर निकल रहा है, इसको बड कहेंगे। ये बड जो धीरे धीरे विकास करने, डेवलप करने लगेगा। और जब पूरी तरह से विकसित हो जाएगा, पूरी तरह से डेवलप हो गया, तो जब तक ये डेवलप नहीं कर रहा तब तक ये पेरेंट बॉडी से जुड़ा रहेगा। लेकिन जब लगेगा कि हाँ अब इस काबिल हो चुका है, मैच्योर हो चुका है कि अब ये अपना डेवलपमेंट, अपना सस्टेनेबिलिटी खुद कर सकता है, तो ये यहाँ से डिटैच हो जाता है, हट जाता है। और इस तरीके से यहाँ पे जो दो नए ऑर्गेनिज्म बन गए। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं बडिंग। तो बडिंग में क्या होता है, बडिंग होता है कि पेरेंट जो होता है ये एक आउटग्रोथ प्रोड्यूस करता है, जिस आउटग्रोथ को कहते हैं बड। ये बर्ड धीरे धीरे जो है डेवलप करेगा, पेरेंट से जुड़कर ही डेवलप करेगा और जब डेवलप हो जाएगा तो फिर जो फाइनली ये हट जाएगा। तो इस प्रक्रिया को जो है बडिंग कहा जाता है, ठीक है। जैसे हाइड्रा में हो गया, उसके अलावा जो है ईस्ट होता है, ईस्ट में भी जो है हमें बडिंग देखने को मिलता है। तो हाइड्रा, ईस्ट, इन सब में जो है बडिंग देखने को मिलता है। उसके अलावा बात करें, तीसरा जो है स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन होता है स्पोर का निर्माण, स्पोर फॉर्मेशन। तो फंगी या फिर जो है एल्गी, ये सब जो होते हैं स्पोर्स बनाते हैं। स्पोर्स क्या होता है, तो स्पोर्स होता है एसेक्सुअली माइक्रोस्कोपिक स्मॉल, बोल सकते हो स्पोर्स जो होते हैं बेसिकली एसेक्सुअली प्रोड्यूस माइक्रोस्कोपिक सेल्स की तरह होते हैं। और ये जो होते हैं जब ये कहीं पे गिरेंगे, इनको जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तब ये जो है डेवलप कर जाते हैं। स्पोर्स एक तरीके से बीज की तरह है, लेकिन बीज बनता कैसे है, तो बीज बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। लेकिन स्पोर्स जो बन रहा है वो एसेक्सुअली प्रोड्यूस बॉडीज हैं, छोटे छोटे सेल्स की तरह बोल सकते हो। तो ये एसेक्सुअली प्रोड्यूस बॉडीज होते हैं और यहीं जब फेवरेबल कंडीशन पे गिरेंगे तो ये जो है मेनली न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप कर देते हैं। तो स्पोर्स जो होते हैं asexually produced microscopic bodies। और स्पोर्स जहां बनते हैं जिस ऑर्गन में या जिस बैग लाइक स्ट्रक्चर में, उसको बोलते हैं स्पोरेंजिया। तो स्पोर्स का जो निर्माण होता है वो स्पोरेंजिया के अंदर होता है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में हमें अलग अलग तरह के स्पोर्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि बात करें ज़ूस्पोर्स, ज़ूस्पोर्स की बात करें तो ये वैसे स्पोर्स होते हैं जिसके पास होता है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे की तरह कुछ इसके पास स्ट्रक्चर होता है जिसको फ्लैजिला कहते हैं। तो ये जो ज़ूस्पोर्स है फ्लैजिला की मदद से जो है मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह। तो ज़ूस्पोर्स होते हैं मोटाइल स्पोर्स होते हैं। मोटाइल स्पोर्स मतलब जो मूव कर सकते हैं। ये ज़्यादातर किस में बनते हैं, जैसे कि क्लमाइडोमोनास। क्लमाइडोमोनास जो होता है एक एल्गी है, क्लमाइडोमोनास हो गया, वॉल्वोक्स हो गया। तो इन सब के अंदर जो है ये ज़ूस्पोर्स का निर्माण होता है। इसी तरीके से कोनीरिया एक स्पोर है, कोनीरिया। कोनीरिया जो बनता है ये पेनिसिलियम में बनता है। पेनिसिलियम एक फंगस है और इस पेनिसिलियम की मदद, पेनिसिलियम नोटाटम की मदद से जो है मेनली एक एंटीबायोटिक बनाया जाता है पेनिसिलिन, ठीक है। उसके अलावा जो है जेम्यूल्स, जेम्यूल्स जो बनते हैं ये मेनली स्पॉन्जेस में बनते हैं,
ठीक है। तो ये जो मेनली अलग अलग तरह के जो स्पोर्ट्स हैं जो कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म बनाता है, और यही स्पोर्ट्स जब ज़मीन पे गिरेंगे या फिर कहीं पे भी ग्रो होंगे तो वहाँ पर ये नए प्लांट के रूप में, नए ऑर्गेनिज्म के रूप में जो है ग्रो कर जाते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पोरुलेशन, जहाँ पे स्पोर्ट्स बनाया जाता है ऑर्गेनिज्म के द्वारा और ये स्पोर्ट्स नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर रहा है। आगे बढ़े तो अगला जो हमारे पास है वह है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है? फ्रैगमेंटेशन होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है ना, जहाँ पे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये अपने शरीर को तोड़ लेते हैं, एक दो या दो से अधिक भागों में जो है ये अपने शरीर को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। ठीक है, मान लो ये जो है टूट गया, तो ये वाला जो भाग है ये पूरा अपना नया एक ऑर्गेनिज्म बना लेगा, ये जो भाग है ये भी पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बना लिया, और ये पार्ट जो है ये भी पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। तो इस तरीके से फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये अपने शरीर को जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में तोड़ लेते हैं, और हर एक फ्रैगमेंट जो है ये नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन कर देता है। तो इस तरह के जो रिप्रोडक्शन होते हैं इसको फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं। जैसे कि प्लैनारिया, प्लैनारिया एक एनिमल है, ये है स्पाइरोगाइरा। प्लैनारिया जो है एक एनिमल है, अगर मान लो इसका बॉडी जो है 3 भागों में टूट गया एक्सीडेंटली या किसी भी कारणवश, जैसे कि ऊपर का पार्ट हो गया, ये बीच में, और ये नीचे का पार्ट, तो ये ऊपर का पार्ट क्या करता है कि पूरा जो है नीचे का पूरे पार्ट्स को डेवलप करवा देगा, ये बीच वाला पार्ट क्या करेगा, ऊपर के पार्ट को भी डेवलप करवा देगा और नीचे के पार्ट को भी, और ये नीचे वाला क्या करेगा, पूरा जो है ऊपर के पार्ट को डेवलप करवा देगा। तो इस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म जो है 3 भागों में टूटा और इसने जो है 3 अलग अलग प्लांट और 3 अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का निर्माण कर दिया। ये है प्लैनेरिया जो कि एनिमल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। एनिमल के केस में इसको नाम दे दिया गया है रीजेनरेशन। तो रीजेनरेशन का मतलब क्या होता है, रीजेनरेट करना, मतलब जो बॉडी पार्ट लॉस्ट हुआ है ना उसको वापस से उगा लेना, वापस उसको ग्रो कर लेना, तो इसी को बोलते हैं रीजेनरेशन। तो मेनली जो है जो प्लैनेरिया वगैरह हो गया या फिर जो छिपकली होता है, तो छिपकली भी जो है पार्शियल रीजेनरेशन शो करता है। जैसे कि अगर मान लो छिपकली है, उसका पूंछ कट गया, तो जो आगे का बॉडी होता है वो पूरा पूंछ ग्रो कर लेता है, लेकिन पूंछ वाला जो पार्ट है वो पूरा बॉडी ग्रो नहीं कर सकता, तो वहाँ पे पार्शियल रीजनरेशन हमें देखने को मिलता है। क्या रीजनरेशन ह्यूमंस में होता है? तो देखिए जैसे कि मान लीजिए हाथ कटा, तो हाथ कटे तो क्या होता है मेनली कि ये जो है ये वापस से ग्रो नहीं करेगा। तो कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे होते हैं जो रीजनरेशन शो करते भी हैं, लेकिन कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे भी होते हैं जो रीजनरेशन शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो इंसानों में ज्यादातर जैसे हाथ पैर कट गया तो वापस से रीजनरेट थोड़ी करता है, लेकिन स्किन की बात करें, स्किन कहीं कट ले जाता है तो वापस से वो नया स्किन निकल आता है। ठीक है, तो ये चीज़ है हमारे पास। तो यहाँ पर जो है इंसानों के अंदर उतना ज़्यादा रीजनरेशन नहीं है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो रीजनरेशन शो करते हैं। तो ये हो गया रीजनरेशन। उसके बाद जो आगे बात की जाए तो अगला हमारे पास है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात करें तो ये मेनली प्लांट्स में होता है। अगला जो है वो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात करें तो ये ज़्यादातर हमें किसमें देखने को मिलेगा, तो ये जो है प्लांट्स में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि प्लांट्स के किसी पार्ट की मदद से जो है हम पूरा नया प्लांट उगाते हैं। जैसे कि आलू हो गया, आलू लगाने के लिए क्या किया जाता है, आलू को 3-4 भागों में काट दिया जाता है और हर एक आलू को रोप दिया गया। हाँ, जो भी भाग हम काटेंगे ना उसमें एक गड्ढा होना चाहिए। जो आलू देखोगे 2-3 जगह गड्ढे रहते हैं उपस्थित, तो ये जो गड्ढे होते हैं इनको हम बोलते हैं आई। ठीक है, तो अगर आलू पे गड्ढा है तो उसी गड्ढे को मदद से जो है नया आलू का पौधा जो है लगाया जाता है, तो उस पूरे को बोलते हैं ट्यूबर, उसको बोलते हैं ट्यूबर। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में प्लांट के पार्ट का इस्तेमाल, जैसे कि मान लो रोज का लगाना है, तो रोज प्लांट जो होता है मेनली गुलाब का फूल, तो उसको क्या किया, उसका टहनी काटा और टहनी काट के जो है मेनली लगा दिया जाता है। हाँ, उस पर जो है 1-2 बर्ड या जो लीव्स होते हैं ये होने चाहिए, पत्ता होता है उसको उपस्थित होना चाहिए, तो ये चीज़ है। तो उस टहनी को काटा और टहनी को काट के वापस लगा दिया, तो लगा देंगे तो क्या होगा, वो एक नए पौधे के रूप में उग गया। तो प्लांट के किसी पार्ट का इस्तेमाल करके नए प्लांट उगाए जा रहे हैं, इसी को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो यहाँ पर भी क्योंकि एक ही प्लांट उपस्थित है, यहाँ पे एक ही प्लांट के द्वारा नए प्लांट्स बनाए जा रहे हैं, तो ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। जैसे कि बात किया जाए पोटैटो, जो गड्ढा रहता है ना, इस गड्ढे को क्या बोलेंगे, इस गड्ढे को बोलते हैं आई। और मान लो यहाँ से इसको काट दिया, हटा दिया, तो इस कटे हुए पार्ट को ट्यूबर बोलेंगे। ठीक है, यहाँ से काट कर तो ये भी एक ट्यूबर बन गया, ये भी हटा दिया, ये भी ट्यूबर बन गया।
तो इस तरीके से ट्यूबर। तो जो पोटैटो होता है, पोटैटो में जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है वो कैसे हो रहा है, वो ट्यूबर के द्वारा होता है। इसी तरीके से बात करें हम लोग जिंजर। जिंजर जो होता है अदरक, अदरक में क्या देखोगे जैसे उस पर जो है ना कहीं कहीं जुड़ाव रहता है, जिस जुड़ाव को नोड्स कहते हैं, वहाँ पे देखो जो रूट्स निकले रहते हैं, तो मेनली इसी अदरक को तोड़ तोड़ के रोप दिया जाता है। तो अदरक को तोड़ रोपा जाता है तो उसको बोलते हैं राइजोम। ठीक है, इसी तरीके से जो है बात किया जाए जो ब्रायोफाइलम होता है, ब्रायोफाइलम की बात करें तो ब्रायोफाइलम में क्या होता है, इसके जो पत्ते होते हैं ना ब्रायोफाइलम के, इन पत्तों पे जो है एडवेंटिशियस बर्ड्स ग्रो करता है, कलियां कुछ निकलती हैं। ठीक है, और ये जो बर्ड्स होता है ना, जब ये जमीन पे गिरेगा ब्रायोफाइलम के पत्तों पे जो है एडवेंटिशियस बर्ड्स ग्रो करता है, और ये बर्ड जो जमीन पे गिरेगा तो एक नए प्लांट के रूप में ग्रो कर जाता है। तो लीफ की बात करें तो लीफ में ब्रायोफाइलम बात तो इसमें जो है लीफ के द्वारा जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो अलग है। इसी तरीके से बात किया जाए जो अगेव है, अगेव एक एक्वेटिक प्लांट होता है, जल में रहने वाला है। तो अगेव के अंदर जो बुलबुल्स होते हैं, तो ये बुलबुल्स के द्वारा जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेट करता है। उसके अलावा वाटर हाइकन, वाटर हाइसेंथ की बात करें तो वाटर हाइसेंथ में क्या देखोगे, ये जो होता है इसके पास ऑफसेट्स उपस्थित होते हैं। ऑफसेट मतलब जैसे ये जो है ना, ये भी एक्वेटिक होता है और ये बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। ठीक है, ये अपनी संख्या जो बहुत तेजी पूरा पसर जाता है। तो इसके पसरने से क्या होता है कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल होते हैं, तो उनको ज़्यादा नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि ये जितना फैलेगा उतना ज़्यादा इसका ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा ये ऑक्सीजन डिमांड करेगा तो जाहिर से पानी में से ऑक्सीजन कम होने लगेगा, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन ही खा जाएगा। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको उतना ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं जो है मरने लग जाएंगे। तो ये ज़्यादातर बंगाल में पाया जाता है और इसे इसको बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल का आतंक। तो वाटर हाइकिन्स जो होता है ये मेनली टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वेजिटेटिवली ये बहुत तेजी के साथ जो है पसरने लगता है, बहुत तेजी के साथ जो है फैलने लगता है। ठीक है, तो ऑफसेट की मदद से। इसी तरीके से ग्रासेस जो होते हैं, तो ग्रासेस में जो है रनर्स होता है। रनर्स का मतलब क्या होगा, जैसे घास देखोगे, ठीक है, तो मेनली घास जो है ना जमीन के नीचे देखोगे ना तो सब आपस में लगता है जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक घास को नीचे नोचेंगे तो लगभग 2-3 घास साथ में निकल के आता है। तो यही जो अंडरग्राउंड जो कनेक्शन है बेसिकली इसी को रनर कहा जाता है। तो इसी रनर्स के द्वारा जो है ग्रासेस जो है वो वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करते हैं और ये अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या हो गया, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होता है इसका मतलब ये होता है कि प्लांट्स जो अपने पार्ट के किसी पार्ट की मदद से जो है नए ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रहे हैं। तो ये हो गया मेनली जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप्स। अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें एक सिंगल पैरेंट इन्वॉल्व है, सिंगल पैरेंट इन्वॉल्व है, इसीलिए यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमको उतना वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। वेरिएशन का मतलब क्या हो गया, वेरिएशन का मतलब हो गया जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स में जो है उतना ज़्यादा अंतर हमें देखने को नहीं मिलता है। सारे ऑर्गेनिज्म लगभग एक जैसे ही होंगे, सिमिलर होंगे, उतने वेरिएशन हमको यहाँ पे दिखाई नहीं देंगे। अगर वेरिएशन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर तो वेरिएशन हेल्प करता है एवोल्यूशन में, मतलब नए नए प्रजातियों को बनने में, और साथ ही साथ जो है उसके सर्वाइवल में जो है वेरिएशन हेल्प करता है। तो इसीलिए वेरिएशन का होना अनिवार्य है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगा जिंदा रहने में, उसको बचाए रखने में। कैसे? जैसे मान लो अगर बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का पूरा ग्रुप है, अगर सपोज करो ये सारे बैक्टीरिया जो है ना 20 से 30 डिग्री के तापमान में ही सुरक्षित रह सकते हैं। अगर तापमान ऊपर गया तो भी इनके लिए खतरा है, अगर तापमान नीचे गया तो भी इनके लिए खतरा है। तो अब क्या होगा, अगर सपोज करो नेचर ने अपना रूप बदला और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लग गई, 30 डिग्री से ज़्यादा का तापमान हो गया, तो इन दैट केस क्योंकि बैक्टीरिया में कोई भी वेरिएशन नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, तो वो लोग मात्र 20 से 30 डिग्री पे तो जिंदा रहेगा ना। तो अगर तापमान ज़्यादा बढ़ गया तो उस केस में सारे बैक्टीरिया नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए जो है अगर लोगों में वेरिएशन होता है तो वो वेरिएशन हेल्प करता है सर्वाइवल में, उसको जिंदा रखने में, बच सकता है वो। तो इस तरीके से जो है मेनली वेरिएशन की अनिवार्यता है, वेरिएशन होना जरूरी है। तो ये वेरिएशन हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसलिए एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बीच अगर कंपेयर करें हम लोग तो क्या देखेंगे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ज़्यादा एडवांटेजियस है। ज़्यादा एडवांटेज क्यों है ये उसमें, क्योंकि यहाँ पे वेरिएशंस क्रिएट होते हैं और ये वेरिएशंस हेल्प करते हैं ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल में। तो इसलिए जो है ये ज़्यादा हेल्पफुल है। अब देखेंगे मेनली जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में।
देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या देखा, यहाँ पर जो है 2 डिफरेंट पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। उसके अलावा जो है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट जो भी होता है सेक्स सेल्स, ये फॉर्मेशन होगा। तो मेनली जो यहाँ पे गैमेट्स का निर्माण होता हुआ हमको दिखाई देगा। गैमेट्स क्या होता है, गैमेट्स स्पेशल सेक्सेस होते हैं जो हेल्प करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जो दोनों अलग अलग पेरेंट्स, ये दोनों अलग अलग पेरेंट्स क्या करेंगे, एक स्पेशल टाइप के सेल्स बनाते हैं और यही सेल्स जो है फ्यूज होकर मिलकर जो है गैमेट्स का, यही सेल्स फ्यूज होकर जो मेनली ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। जैसे प्लांट में जो मेल प्लांट है तो वो क्या कर रहा है, तो वो जो है पॉलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन करता है, पॉलन ग्रेन उसमें गैमेट हो गया, मेल गैमेट। सिमिलरली जो फीमेल प्लांट होता है ये जो ओवम प्रोड्यूस करता है और ये ओवम जो है फीमेल गैमेट के रूप में काम करेगा। तो दोनों गैमेट जब मिलेंगे आपस में तब जो है मेनली नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है, तो गैमेट्स बनते हैं। अब देखिए जो गैमेट्स बनते हैं ना, तो यहाँ पर एक दो चीज़ों का ध्यान रखिए कि दो तरीके का डिवीजन आएगा। एक होता है माइटोसिस डिवीजन और एक होता है मियोसिस डिवीजन। दो तरीके के डिवीजन होते हैं। सेल डिवीजन जो होता है दो प्रोसेस के द्वारा होता है, माइटोसिस के द्वारा और मियोसिस के द्वारा। माइटोसिस डिवीजन में क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन में होता यह है कि जो ऑर्गेनिज्म है, ये सेल हो गया, सारे जीव जंतु सेल से मिला के बने हुए हैं। कोशिका, कोशिका के अंदर है न्यूक्लियस, केंद्रक, और केंद्रक के अंदर होता है मेनली जो है क्रोमोसोम, जो कि धागे की तरह होता है। ठीक है, तो इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो है धागे की तरह कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिसको कहते हैं क्रोमोसोम्स। ऐसे वो क्रोमैटिड होता है लेकिन वो क्रोमोसोम बनता है जब सेल डिवीजन होता है। तो ये क्रोमोसोम्स है। अब क्या हो रहा है, जैसे ये डिवाइड करेगा तो डिवाइड करने से पहले क्या करता है, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। अंदर वाला क्या है, न्यूक्लियस, और बाहर वाला है सेल, और इसके अंदर जो है वो क्रोमोसोम है। ठीक, तो सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड करता है तो इसके अंदर सेल के अंदर जो है दो न्यूक्लियस बनेगा, और फिर ये जो दो न्यूक्लियस है ये सेल को डिवाइड कर देगा। तो एक न्यूक्लियस एक सेल में और दूसरा न्यूक्लियस एक सेल में। तो यहाँ पे क्या देखा जाता है, अगर इसमें क्रोमोसोम की संख्या 2n है, 2n मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो अगर 10 है, 2n 10 हो गया, तो इसमें भी जो नए सेल्स जो बन रहे हैं उसमें भी क्रोमोसोम की संख्या कितने देखने को मिलेगी, 2n ही देखने को मिलेगा। तो मतलब जो पेरेंट सेल है और जो डॉटर सेल्स है दोनों में क्रोमोसोम की संख्या सेम रहता है, तो इसको बोलते हैं मेनली माइटोसिस या फिर इक्वेशनल डिवीजन। तो माइटोसिस क्या होता है, तो माइटोसिस ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो सेम रहती है, उसमें कोई बदलाव जो है हमें देखने को नहीं मिलेगा, और इसमें एक उस सेल डिवाइड करके दो नए सेल्स का निर्माण करता है। लेकिन वही मियोसिस की बात करें तो मियोसिस में भी सेम वही है, ये सेल हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये दो स्टेप में कंप्लीट होता है। एक होता है मियोसिस 1। मियोसिस 1 में क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस है दो गो सेल बनाएगा, डिवाइड करके जो दो गो सेल बना। ठीक है, अगर यहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या है 2n, मतलब अगर मानो 10 क्रोमोसोम है, तो ये जो नए सेल्स बनते हैं इसमें क्रोमोसोम आधा हो जाएगा, nn, और फिर फर्दर ये डिवाइड करेगा, ये डिवाइड करके 4 को नए सेल्स का निर्माण कर देता है। तो यहाँ पर मियोसिस की बात करें तो मियोसिस में क्या होगा, जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो आधी हो जाती है। पेरेंट सेल में अगर 10 गो क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल में जो नए सेल्स बनेंगे उसमें जो है 5 गो क्रोमोसोम रहेगा। तो मियोसिस डिवीजन में क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। लेकिन वही बात करते हैं माइटोसिस, तो माइटोसिस में क्रोमोसोम की संख्या सेम रहती है। यहाँ पे एक सेल डिवाइड करके दो सेल बनाता है, मियोसिस में एक सेल से जो है 4 नए सेल्स का निर्माण होता है। तो मेनली जो गैमेट्स का निर्माण होता है, तो गैमेट्स का जो फॉर्मेशन है वो मियोसिस के द्वारा होता है। गैमेट्स का जो निर्माण होगा वो मियोसिस के द्वारा जो है होता है। ठीक है, तो ये चीज है, इसको ध्यान रखिएगा, दो तरह के सेल डिविजन्स। अब देखिए अगर हम बात करते हैं प्लांट्स, ठीक है, तो प्लांट्स में क्या देखेंगे, प्लांट्स का जो लाइफ स्पैन है उस आधार पे अलग अलग तरह के प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं एनुअल। एनुअल का मतलब क्या हो गया, एनुअल प्लांट्स की बात करें तो जिनका जो जीवन काल होता है, जिनका जो पूरा जो लाइफ साइकिल है वो सिर्फ एक ही ग्रोइंग सीजन में खत्म हो जाता है। एक ही ग्रोइंग सीजन मतलब क्या हो गया, जैसे कि गेहूं है, तो गेहूं को जो मेनली देखो क्या कि अक्टूबर नवंबर में रोपा जा रहा है,
बढ़ा और फिर फूल दिया और फिर उसका जो बीज बन गया और फिर उसके बाद जो है काट दिया जाता है उसको, मेनली कब, अप्रैल तक आते आते। तो इस तरीके से नवंबर से शुरू हुआ और अप्रैल में ही, तो एक ही सीजन में उसका पूरा जो लाइफ साइकिल है वो खत्म हो गया। इसी एक सीजन में उसको लगाया गया, फिर उसका वेजिटेटिव फेज आया, युवा अवस्था, फिर रिप्रोडक्टिव फेज आया, तभी बीज बने, तो रिप्रोडक्टिव फेज आया और फिर उसके बाद जो है वो सेनेसेंस और बुढ़ापा और फिर मर भी गया। तो एक ही लाइफ साइकिल में, एक ही सीजन में अगर पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया है तो इसको एनुअल प्लांट कहते हैं। जैसे कि बीट हो जाता है या फिर पैडी हो जाता है, धान, ठीक है। तो ये सब जो प्लांट्स होते हैं इनका जो लाइफ साइकिल होता है बस एक ही सीजन का होता है, एक ही सीजन में ग्रो करेगा और फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है। कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो बायनियल्स होते हैं। बायनियल्स मतलब जो कि 2 सीजन्स में अपने पूरे लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। कुछ प्लांट्स हैं वो बायनियल्स होते हैं जो पूरे 2 सीजन में जो है अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेंगे। जैसे कि बात किया जाए कैरेट, एक सीजन में ये क्या होता है, एक सीजन में ये बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ रहा है और उसका जो फ्लावरिंग देगा। दूसरे सीजन में क्या होगा कि वो फ्लावर से फिर बीज बनना और जो भी चीज़ें हैं, फ्रूट वगैरह का निर्माण, तो ये सब दूसरे सीजन में होगा, फिर उसके जो है कटाई कर दी जाएगी। तो ये पूरा 2 सीजन लेता है, 2 सीजन में जो इसका पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है, तो इसको बोलते हैं बाइनियल्स। एनुअल में एक सीजन में पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट, ठीक है, जन्म से लेके मृत्यु तक की कहानी। बाइनियल्स में 2 सीजन में पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट, जन्म से लेके मृत्यु तक की कहानी। और कुछ होते हैं पेरिनियल्स। पेरिनियल्स का मतलब क्या होता है, वैसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका जो लाइफ साइकिल होता है वो चलते रहता है बहुत लंबे समय तक। जो बड़े बड़े प्लांट्स हम देखते हैं अपने आसपास, चाहे आम हो गया, लीची हो गया, मैंगो, लीची, बनियान, पीपल, ये सब जो है लंबे उम्र वाले होते हैं। इनमें क्या होता है, पहले बर्थ है, लगाया गया, फिर इनका वेजिटेटिव फेज एक अच्छा खासा लंबा होता है, फिर उसके बाद जो है रिप्रोडक्टिव फेज आता है जब इनके फूल देते रहते हैं हर साल 10 साल, और फिर उसके बाद जो इनका मृत्यु। जैसे आम को लगाया हमने तो कुछ समय तक बड़ा होता है, वो आपको फूल और आम बनेगा नहीं उसमें, फिर एक समय बाद जो उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई मतलब क्या है, रिप्रोडक्टिव फेज शुरू हो गया उसका, और फिर फ्लावरिंग स्टार्ट हुआ और उसके बाद कुछ समय तक फ्लावर दिखा दिखाया, उसके एंड में जाके वो सूख जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये प्लांट जिनका लाइफ साइकिल जो है, लाइफ स्पैन जो है वो लंबा अच्छा खासा है, तो ये जो मेनली पेरिनियल्स कहते हैं। अरे क्या लगता है, लाइफ स्पैन जो है ये क्या ऑर्गेनिज्म के साइज पे निर्भर करता है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। लाइफ स्पैन जो होता है ना, ऑर्गेनिज्म के साइज पे निर्भर नहीं करता है। जैसे कि मान लो एक कौवा है और एक पैरेट है, अगर दोनों के लाइफ स्पैन को कंपेयर करें तो दोनों का साइज जो है, बॉडी साइज वो सेम ही है, लेकिन कौवा जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऑन एन एवरेज 10 साल तक जीता है। वहीं अगर बात करते हैं पैरेट, तो पैरेट जो है ऑन एन एवरेज लगभग 150 साल तक जी रहा है। सिमिलरली जो है जो कछुआ होता है, टॉर्टोइज, ये सब जो है लगभग 200 साल तक जीते हैं। इसी तरीके से आम का पेड़ और पीपल का पेड़, दोनों ही विशाल पेड़ हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, लेकिन आम के पेड़ का जो लाइफ स्पैन होता है वो कम होता है, वहीं पीपल के पेड़ की बात करें तो उसका लाइफ स्पैन जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो लाइफ स्पैन जो है ना वो निर्भर नहीं करता है मेनली साइज पे कि किसका कितना जो है बॉडी साइज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हर एक ऑर्गेनिज्म में अपना अपना लाइफ स्पैन है। कुछ जो है एक हफ्ते में ही मर जाते हैं, जैसे हाउस फ्लाई हो गया, और कुछ जो है 1000 सालों तक जी रहे हैं, जैसे कि पीपल का पेड़ हो गया। तो ये चीज़ है। तो पेरिनियल वैसे होते हैं जिनका लाइफ स्पैन जो है ना वो ज़्यादा सालों का है, 1-2 सीजन में नहीं बल्कि बहुत सीजन ये लोग देखेंगे, और ये चीज़ है। इसी में देखो कुछ प्लांट जो होते हैं वो पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार फ्लावर करते हैं, जैसे कि बैम्बू। अगर हम बैम्बू की बात करें तो बैम्बू जो था, जो बांस, तो ये पूरे जीवन काल में जो सिर्फ एक बार ही फ्लावर करता है, लगभग 50 सालों पे जो ये फूल देता है। बैम्बू जो है ये टॉलेस्ट ग्रास है, ठीक। इसी तरीके से एक और प्लांट है स्ट्रोबिलियंथस कुंथियाना। स्ट्रोबिलियंथस कुंथियाना की बात करें, जिसको हिंदी में कहते हैं नीला कुरंजी, तो ये लगभग जो है 12 सालों पे फूल देता है। ये दक्षिण भारत के क्षेत्र जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटक, इन सब क्षेत्रों में ये हो पाया जाता है। तो स्ट्रोबिलियंथस कुंथियाना जो है ये 12 सालों पे फूल देता है। ये लगभग जो है 50 साल में एक ही बार अपने जीवन काल में फूल देगा, और ये लगभग 12 सालों पे फूल देता है। तो इस तरीके से अलग अलग प्लांट्स जो होते हैं इनके जीवन काल अलग अलग होता है। इसमें वेजिटेटिव फेज, इनका रिप्रोडक्टिव फेज, कुछ प्लांट्स में क्लियर कट दिखाई देता है, लेकिन कुछ प्लांट्स में ये रिप्रोडक्टिव वेजिटेटिव क्लियर कट दिखाई नहीं देगा, कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ ये पता नहीं चलता है, ठीक है। लेकिन इनमें जो है हमें दिखता है, जो एनुअल्स और बाइनियल्स होते हैं इसमें हम थोड़ा बहुत जो है देख सकते हैं कि कब रिप्रोडक्टिव फेज, कब वेजिटेटिव फेज ये सब स्टार्ट हुआ है, ये हम देख सकते हैं। तो ये चीज़ है। तो ये हो गया मेनली जो है प्लांट्स के बारे में, उनके लाइफ स्पैन के बारे में।
अब बात करते हैं एनिमल्स को लेकर। तो एनिमल्स में हम क्या देखेंगे, एनिमल्स में जो मेल्स और फीमेल्स होते हैं इनमें जो मेनली समय के साथ जो है जब ग्रो करेंगे और ग्रो करने के बाद हार्मोनल चेंज होगा, ये प्यूबर्टी में एंटर करेंगे और फिर उसके बाद जो है इनका रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट रहता है। यहाँ पे जो मैमल्स में जो फीमेल्स होती हैं इनमें जो हमें क्या देखने को मिलेगा, इनमें दो अलग प्रकार के साइकिल्स देखने को मिलते हैं। जो प्राइमेट मैमल्स होती हैं, प्राइमेट्स मतलब क्या हो गया, जैसे कि ह्यूमंस हो गए या फिर जो ये मंकीज, चिंपैंजी, तो इन सब में हम क्या देखेंगे, इन सब में जो है जो लाइफ साइकिल है, मासिक चक्र जो होता है, हर महीने ये साइकिल रिपीट करते रहता है, इस साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। वहीं अगर बात किया जाए जो नॉन प्राइमेट एनिमल्स हैं, नॉन प्राइमेट एनिमल्स जैसे कि काव हो गया, डॉग हो गया, तो ये सब जो होते हैं ना, इनमें जो मासिक चक्र होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेस साइकिल। ठीक है, तो नॉन प्राइमेट में हम क्या देखेंगे, जो नॉन प्राइमेट मैमल्स होते हैं, नॉन प्राइमेट फीमेल मैमल्स, इसमें जो है एक साइकिल है जो मंथली साइकिल, इसको स्ट्रेस साइकिल कहा जाता है। और नॉन प्राइमेट में कौन कौन आ जाएगा, जैसे काव हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया, तो ये सब जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं। वहीं अगर प्राइमेट्स की बात करें तो प्राइमेट्स जो फीमेल होती हैं इनमें हमें देखने को मिलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, प्राइमेट्स में कौन कौन आता है, जैसे मैन, ह्यूमंस, मंकी, तो ये सब जो है प्राइमेट्स होते हैं। तो इनमें जो मेनली हमें जो है एक साइक्लिक चेंज देखने को मिलेगा जो मंथली चेंजेस होता है, और ये मंथली चेंज मेनली फीमेल्स में शो किया जाता है। जैसे कि अगर बात की जाए प्राइमेट्स में तो इसको स्ट्रेस साइकिल बोलते हैं, और अगर जो है नॉन प्राइमेट्स के, प्राइमेट्स में इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं और नॉन प्राइमेट्स में इसको स्ट्रेस साइकिल कहते हैं। उसके अलावा जो एनिमल्स होते हैं ना, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। सीजनल ब्रीडर्स मतलब क्या हो गया कि एक पर्टिकुलर समय में ही जो है उनका ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होता है। और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो मेनली जो है कंटिन्यूअस ब्रीडर्स होते हैं। कंटिन्यूअस ब्रीडर्स मतलब इनके में कोई समय नहीं है, ये जो है रेगुलरली आफ्टर रिप्रोडक्टिव फेज ये हमेशा ही जो है ब्रीड कर सकते हैं। जैसे अगर सीजनल ब्रीडर्स की बात करें तो सीजनल ब्रीडर क्या होता है, जैसे डॉग हो गया, काव हो गया, उसके अलावा जो है फ्रॉग हो गया, तो ये सब सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। इनका एक पर्टिकुलर समय होता है जब ये ब्रीड कर सकते हैं। और बाकी जो जैसे ह्यूमंस वगैरह हो गए, तो ये जो है कंटिन्यूअस ब्रीडर्स होते हैं। इनमें जो मेनली जब जैसे ही रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होगा उसके बाद ही इनकी ब्रीडिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से कंटिन्यूअस ब्रीडर्स होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मेनली हम यहाँ पढ़ेंगे 3 भागों में डिवाइड करके। एक है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, उसके अलावा जो है फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फिर है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसको 3 स्टेप्स में हम पढ़ेंगे, 3 फेजेस में पढ़ेंगे। सबसे प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। लेकिन आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।